मेरी बहन की उम्र बहुत कम थी और मैं कुछ दिन से देख रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे और उसके हाथ में शॉपर होता था, जिसे वो घर के पीछे बने हुए एक छोटे से हिस्से में छुपाया करती थी। और वो शॉपर बहुत बड़ा था। एक दो दफ़ा मैंने उसे देखा तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे उस पर शक हो गया था। वो रोज़ उस शॉपर के अंदर कोई चीज़ डालती और आजकल घर में मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। मैंने एक दिन उसका पीछा किया। उसके हाथ में कोई चीज़ थी जिसे उसने अपने दुपट्टे में छिपाया हुआ था और जाकर उस शॉपर के अंदर डाल दिया था। उस शॉपर के ऊपर कुछ पुराना सामान रख दिया और अब मैं हैरान था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। उधर मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो एक औरत सिर्फ अपने पति को ही बता सकती थी। उसने कहा कि उसकी कोई चीज़ें गायब है। मैं हैरान था और मैंने जाकर उस शॉपर को खोला तो ये देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर तो मेरी बहन ने मेरी बीवी की मेरी छोटी बहन का नाम कुसुम है और वो हमारे घर में सबसे छोटी और लाडली थी। हम सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो बड़ी हो रही थी। जब मेरे दोस्त घर पर आते तो वो उनके सामने बेधड़क फिर रही होती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि अब वो बड़ी हो रही थी। एक दिन वो सामने से गुजरी तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा कि अंदर जाकर बैठो, तो वो कहने लगी कि आपका दोस्त आया है, कुसुम इसके लिए शरबत लेकर आ रही थी। मैंने कहा कि शरबत मैं खुद ले जाऊंगा, तुम बैठ जाओ। वो हैरान हुई कि आज उसे रोक क्यों दिया गया। किसी भी मर्द और औरत को ये बताना कि अब तुम बड़े हो गए हो और जवान हो गए हो, उसको ये बात रियलाइज करवाना थोड़ा अजीब सा लगता है। वो भी समझता है कि बड़े होने का क्या मतलब, क्योंकि जब इंसान बालिग हो जाता है तो उसकी काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ख़त्म हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। जब मेरे दोस्त वगैरह आते तो कुसुम उनके सामने फिर रही होती थी। वही उनके लिए शरबत लेकर आती। मुझे बुलाने भी आ जाती थी कि भैया माँ बुला रही है, भैया माँ कह रही है कि आकर रोटी ले जाएं, माँ कह रही हैं कि ये करें, माँ कह रही हैं कि वो करें। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ बदलने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। उसके छोटे से दिल में क्या चल रहा था ये मुझे मालूम नहीं था। मेरी बीवी को इस घर में आए हुए एक ही महीना हुआ था। उसी के लिए मेरे दोस्त मुबारकबाद देने आए थे, लेकिन मेरी पत्नी जब से उस घर में आई थी वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी। उसको क्या बीमारी थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी और वो मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने साफ इनकार कर दिया। उसके घर वालों ने भी हमें बताया कि हमारी बेटी पर लगता है किसी ने जादू करवा दिया है। वो रिश्ते के लिए मान ही नहीं रही है। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर नहीं मान रही तो कोई ज़रूरत नहीं रिश्ता करने की। मेरी माँ तो बेटे की माँ थी, इसीलिए उसने ज़रा उनसे गुस्से से ही बात की। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं। लेकिन जब शादी की रात पर मैंने उसकी बाजू की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके बाजू पर ऐसे निशान थे कि जैसे किसी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा है। मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो कहने लगी कि ठेस का निशान है और क्या है, ये देखो यहाँ पर भी निशान है। उसने अपनी गर्दन के पास एक निशान था, वो मुझे दिखाया और फिर कहने लगी कि मैं ज़रा मुंह धोकर आती हूँ। अचानक से वो मुंह धोने चली गई। मैं हैरान हुआ। जब मुंह धोकर वापस आई तो उसकी आंख के पास भी निशान था। मैंने कहा कि ये क्या हुआ। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं तो मर्द था। मेरे दिमाग में अजीबोगरीब किस्म की बातें आने लगी कि ये शादी के लिए मानना भी नहीं चाहती थी और अब इसके ऊपर तो ऐसे निशान हैं जैसे किसी ने मारा हो। ये सब क्या है। तो इसने कहा कि ये सब मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया है। आपसे शादी करवाने के लिए मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे मारा पीटा ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कर दूं और मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊं। कौन करता है अपनी बेटी के साथ ऐसा। आपके साथ शादी इसीलिए कर ली कि जब माँ बाप ऐसे ही हैं तो उनके साथ क्यों ना हो। सोचा कि शायद आप अच्छे हो, लेकिन पता नहीं आप भी मेरे साथ क्या करेंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ कि इसके माँ बाप ने इसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई थी। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया था और उसके साथ भी, क्योंकि एक लड़की जो ज़बरदस्ती आपसे शादी की गई हो वो आपके साथ किस तरह से रहेगी, वो आपको खुशी और प्यार कैसे देगी जो एक मर्द का हक होता है। मेरी ज़िंदगी में भी पहले 2-4 लड़कियां थीं, लेकिन पत्नी तो मैंने महिमा को ही बनाया था। शादी तो मेरी इसी के साथ हुई थी, लेकिन अब
वो मेरे साथ कैसे अच्छी तरीके से रह सकती थी। मैं भी बड़ा परेशान हो गया। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दूध का गिलास भी उसे ही पिला दिया और कहा कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। काश कि मैं तुम्हारे लिए इसमें थोड़ी हल्दी भी डाल सकता, लेकिन अगर मैं अभी बाहर गया तो बाहर रिश्तेदार बैठे हैं, अजीबोगरीब बातें करेंगे कि ये हल्दी लेने के लिए क्यों आया है, इसीलिए तुम दूध ऐसे ही पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। जब मैंने उसका थोड़ा ख्याल किया तो वो काफ़ी खुश हुई और उसने कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप सो गई और मैं भी परेशान था, इसी परेशानी में कि ऐसे कैसे किसी लड़की की शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है और उसे कितने बड़ी मुश्किल में डाल दिया जाता है। मैं बुरा आदमी नहीं था, मैं किसी भी औरत पर ज़बरदस्ती रिश्ता थोपने वालों में से नहीं था। मैं महिमा का दिल जीतना चाहता था, लेकिन कैसे ये भी मुझे पता नहीं था। बस मैंने उसे कहा कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं मानता तुम इस घर में ऐसे रहोगी जैसे तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। उसे मेरी ये बात अच्छी लगी और मेरी माँ बड़ी अजीब थी। उन्होंने उसे अगले ही दिन घर के कामों के बारे में बताना शुरू कर दिया और किचन में झोंक दिया, पर उसने कहा कि अच्छा है, मेरा दिमाग उधर लगा रहेगा। उसके माँ बाप जब मिलने के लिए आए तो उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उनके साथ ठीक से बात नहीं कर रही थी। उसके दिल में भी खलिश थी और होनी भी चाहिए। दिल तो मेरा भी किया कि मैं अपने माँ बाप से ऐसी बात करूं, लेकिन मैंने नहीं की। वो हैरान होती, परेशान होती थी और वो डिप्रेशन में चली गई। हम लोग डिप्रेशन को नहीं समझते और ना ही हम कहते हैं कि लड़की जानबूझकर इस तरह की हरकतें करती हैं, रो रही हैं और पीट रही है, घर में मनहूसियत फैला रही है। ऐसी भी कौन सी हरकतें, ऐसी भी कौन सी बातें, हम लोग ये सब कुछ करते हैं, लेकिन असल में डिप्रेशन होता है। मैं समझ सकता था कि मैं भी कभी डिप्रेशन में गया था। जब मेरी पढ़ाई छूट गई तो घर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी और मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। मैं तो उसकी मजबूरी समझ रहा था, लेकिन जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसके पास उम्मीद बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। महिमा का भी यही हाल था। अब मैं इन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ था कि अचानक से कुसुम पर नज़र पड़ी। खड़ी होकर मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी और कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रही थी। उस गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि मुझे मोहब्बत हो गई है और ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। मैंने उसकी पूरी बात सुन ली। पूरा गाना सुनने के बाद मैंने उसे देखा और मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो कहने लगी, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। मैंने कहा कि किस तरह के गाने गा रही हो? जवान लड़कियां इस तरह के गाने नहीं गाती, और तुम्हें कब से गाने गाने की आदत होने लगी? वो बड़ी शर्मिंदा हुई और मैं उसे शर्मिंदा करना चाहता था। मैं चाहता तो उसके पास से गुजर सकता था, लेकिन मैंने उसे ये बात महसूस करवानी थी ताकि वो दोबारा इस तरह की हरकतें ना करे। लेकिन अब तो ये सब कुछ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन तो वो ट्यूशन से 2 घंटे लेट आई। हम लोगों ने कहा कि कहाँ रह गई थी, तो कहने लगी कि उसकी ट्यूशन वाली टीचर हमारे दूर की कज़न थी। मैंने माँ से कहा कि ज़रा उसे पता करें कि 2 घंटे क्यों उसको उलझाए रखा। माँ ने पता नहीं उसे क्या पूछा, लेकिन मुझे नहीं बताया। पर अब माँ भी परेशान थी। कुसुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो हमारे खानदान की सबसे प्यारी लड़की थी। वो कहते हैं ना कि खानदान में कभी कभी एक बच्चा या बच्ची ऐसे पैदा हो जाती है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसका रंग गोरा होता है और वो किसी पर भी नहीं जाती या जाता। सब लोग उसको देखकर यही कहते हैं कि ये किस पर चला गया। कुसुम भी हमारे खानदान की ऐसी ही लड़की थी। मेरा दोस्त युवराज मुझसे मिलने के लिए आया। वो मेरा बचपन का दोस्त था। जब वो मेरे पास बैठा तो उसकी जेब से कोई चीज़ गिर गई। मैं हैरान हुआ कि ये क्या, ऐसी चीज़ का इसके पास क्या काम हो सकता है। ये तो किसी लड़की के लिए ही ली गई होगी। कोई चीज़ थी, ब्रेसलेट था और वो भी बिल्कुल नया, यानी कि अभी शॉपर के अंदर ही था। नीले कलर का था। मैंने कहा कि ये किन कामों में पड़े हो? तो वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी तो कोई बहन भी नहीं थी और उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी। उसके बाप ने दूसरी शादी की हुई थी और उसकी सौतेली माँ थी, जिसके लिए वो तोहफा तो क्या, जहर भी नहीं लेकर जाता। तो कहने लगा कि वो किसी दोस्त ने मंगवाया था। अपनी पत्नी के लिए उसको इन चीज़ों की इतनी समझ नहीं है। मैंने कहा, फिर तुझे इन चीज़ों की इतनी समझ कहाँ से? तेरी तो ना कोई बहन है ना बीवी है। तो कहने लगा कि नहीं यार, उसने कहा है कि जल्दी जल्दी चाहिए, आज रात को सरप्राइज देना है। वो खुद केक लेने गया है तो मुझे कह दिया कि तू जाकर तोहफा ले ले, बस कोई अच्छा सा नीले रंग का ब्रेसलेट ले ले। तो मैंने ले लिया।
तो अपनी दुकान थी, मैंने कहा कि तू मुझे बता देता, मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी चीज़ रख लेता। तो कहने लगा कि ख्याल ही नहीं आया। मैंने कहा कि फिर उस दोस्त को इतनी जल्दी थी और तू यहाँ पर बैठा हुआ है। युवराज फिर से घबरा गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, वो तोहफा तो ले लिया है ना, बस पहुँचा दूंगा। वैसे भी उसने रात को केक काटना है अपनी पत्नी के साथ। मैंने कहा कि तू बड़ा सोशल वर्क करना शुरू हो गया है। उसने कहा यार करना पड़ता है ना, दोस्ती यारी है। और फिर सारे दोस्तों की शादी हो गई है, मैं ही तो रह गया हूँ। तू भी शादी करवा कर बैठ गया है। तू बता तेरी शादी कैसी जा रही है? भाभी ठीक तो है ना? परेशान तो नहीं करती, तंग तो नहीं करती? युवराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैंने उसे पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन थोड़ा बहुत कहा कि मैं किसी मुश्किल में फंसा हूँ। मैंने बस उसे कहा कि लड़की की शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करवा दी गई है यार। उसने मुझे दिल से कबूल नहीं किया। उसने कहा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से किसी मर्द को अपने ऊपर अधिकार नहीं जताने देती, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर पत्नी है तेरी, जिंदगी भर का साथ है, किसी जोर जबरदस्ती के मामले में मत पड़ना। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तू फिक्र ना करना, मैं हैंडल कर लूँगा। और बात तो ये थी कि मुझसे कुछ भी हैंडल नहीं हो रहा था। मेरी बीवी को डिप्रेशन के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। उसके माँ बाप ने उसे मारा पीटा, ज़बरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। और वो भी उन माँ बाप ने जिन्होंने आज से पहले कभी उस पर उंगली भी नहीं उठाई थी। उसने कहा कि आप भी सोचते होंगे ना कि ये झूठ बोल रही है, कि ये शादी भी नहीं करना चाहती थी, मेरे खिलाफ अपने दिल में जहर बना रहे हैं। आप भी मुझे छोड़ देंगे, बल्कि अभी नहीं छोड़ेंगे, पहले अपना दिल बहलाएंगे अच्छी तरह। जब 2-4 साल में आपका दिल भर जाएगा तो फिर मुझे छोड़ देंगे। आप सब लोग एक जैसे ही हैं। जब अपने ही माँ बाप आपके साथ इतना बड़ा जुल्म करे तो फिर एक गैर आदमी क्यों ना आपके साथ बुरा करे। मैंने कहा कि कौन है गैर आदमी? तो उसने कहा कि तुम हो गैर आदमी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी हो चुकी हो, और मैं तुम्हारा प्यार हो चुका हूँ, और हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म तक का नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक का है। मगर इन बातों को नहीं समझ रही थी। वो कह रही थी कि मर्दों के दिल में तो शक होते हैं, मर्द तो हमेशा औरत पर शक करते हैं। आप भी मुझ पर शक ही करोगे। ऊपर से अच्छे अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारा पति पत्नी का रिश्ता शुरू हुआ है। इसके बाद आप बदल जाएंगे। सब बदल जाते हैं। और वो हमेशा बुरा सोचती थी, नेगेटिव सोचती थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था, और सच तो ये था कि मुझे भी अब उसकी इन बातों से चिढ़ होने लगी थी कि वो बार बार मुझे बुरा आदमी क्यों समझती थी। मैं बुरा आदमी नहीं था, उसके माँ बाप ने बहुत बुरा किया था। दिल तो करता था कि जाकर उनसे बात करूं कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा होगा कि दुकानदार आदमी है, इसकी दुकान तो चलती रहेगी। मेरी दुकान में औरतों के सारे सामान होते थे, और मेरी दुकान शहर के बिल्कुल बीचों बीच थी, बहुत अच्छी चलती थी। हमारा घर भी अपना था, और हम लोग घर में लोग भी कम थे। उन्हें ये रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना था, लेकिन ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मैंने देखा कि मेरी बहन कुसुम के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको वो छुपा रही थी, और वो घर के पीछे की ओर जा रही थी। घर के पीछे एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ किसी ज़माने में एक छोटा सा लॉन बनाया गया था। वहाँ बैठकर हम लोग चाय पीते थे, लेकिन अब वहाँ की सफाई नहीं हुई थी। वो तकरीबन खंडर ही बन गया था। वो उस तरफ गई और उसने 2 ईंटें हटाई, और उसके नीचे उसने कुछ चीज़ रख दी। पता नहीं, शायद उसने ईंटों के नीचे कोई शॉपर रखा हुआ था, या कोई डिब्बा जिसके अंदर उसने वो चीज़ रख दी। मैं हैरान था कि ये लड़की क्या कर रही थी। दिल तो किया कि उससे पूछूं, लेकिन जब वो छुप छुप कर ये सब कुछ कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि वो मुझे सच बताने वाली नहीं थी, वो झूठ ही बोलती। मैं अपनी माँ को बताता कि कुसुम पर नज़र रखें, तो मेरी माँ नज़र ही नहीं रखती, बल्कि उसी से पूछ लेती। और अगर वो कोई ऐसा काम कर रही थी जिसको हमसे छुपा रही थी, तो फिर वो और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाती, और वो ट्यूशन से देर से आती, अपने ख्यालों में खोई रहती थी। यहाँ तक कि उसने पीछे कोई जगह बना रखी थी जहाँ पर उसने कुछ चीज़ छुपाई हुई थी। और तो और, आज तो उसने दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी। जब सब लोगों ने दाल चावलों के ऊपर डाल ली और खाने के लिए बैठे, तो सबके मुंह अजीब से बन गए। सब लोगों ने कहा कि ये क्या हरकत है, किसने बनाई है ये दाल?
तो मेरी माँ ने कहा कि कुसुम ने बनाई है, उसने पहली दफ़ा नहीं बनाई थी। मेरी माँ लड़कियों को कामकाज सिखाने में बहुत तेज़ थी। उसने इतना ही कहा कि तुम्हारा ध्यान किधर था? तो कहने लगी कि मुझे तो पता ही नहीं चला। पर मुझे समझ आ रही थी कि जब जवान लड़कियां इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दें तो इसके पीछे क्या बात होती है। एक दिन मैंने घर के अंदर का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। युवराज हॉल में बैठा था और कुसुम उसके पास खड़ी होकर बात कर रही थी और दोनों की शक्ल पर परेशानी थी। मैं हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। मैं वहां गया तो युवराज ने मुझे हाय कहा और कुसुम वहां से चली गई। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कर रही थी? उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं यार, गुजर रही थी। फिर उसने मुझे बैठने को कहा। पूछ रही थी कि क्या खाएंगे, चाय पियेंगे या पानी? क्योंकि सवाल कर रही है वो, तो तू क्यों सवाल कर रहा है? वो तो पहले भी चाय पानी पूछती है ना, तेरी छोटी बहन है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब मैंने उसे मना किया है कि वो ना आया करे, वो जवान हो रही है। और युवराज इस बात पर चुप हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे कोई काम की बात करने आया था, मुझे कुछ सामान चाहिए था तेरी दुकान से। उसने ऐसे ही कोई बात कर दी। मुझे पता था कि इसे कोई सामान नहीं चाहिए था, वो बात को बदल रहा था। कुसुम को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो चाय पानी का पूछ रही थी, बल्कि मामला कुछ और ही लग रहा था। खैर एक दिन मैंने कुसुम को देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी कलाई में कुछ था, वही ब्रेसलेट जो युवराज ने ये कहकर लिया था कि मैं अपने दोस्त की पत्नी के लिए ले जा रहा हूँ, वो कुसुम की कलाई में था। इसका मतलब कि युवराज ने उसे ही दिया था। कोई किसी को तोहफा कब देता है? ऐसे ही कोई चलते चलते किसी को तोहफा नहीं देता, वो भी बिना वजह और बिना मकसद के। ना तो उस इंसान की सालगिरह हो, ना ही कोई ऐसा मौका हो। बिना मौके और बिना वजह तो तोहफे प्यार में ही दिए जाते हैं। या उन दोनों का आपस में कोई चक्कर चल रहा था? क्या ये दोनों इस हद तक पहुंच चुके थे और मैं यहाँ मुंह में दही जमाकर बैठा था और मुझे पता ही नहीं चला था कि मेरे दोस्त ने मेरे घर की छोटी बहन को अपने इश्क के जाल में फंसा लिया था और उन दोनों की मुलाकातें और इश्कबाजी चल रही थी। अब मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन अभी मैं कुछ भी पूछने वाला नहीं था। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना था कि कुसुम उस शॉपर के अंदर क्या रखती थी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको वो अपने कमरे में भी नहीं रख सकती थी और घर के पीछे बने खंडर में छुपा रही थी, क्योंकि सबको पता था कि उधर जाकर तो कोई भी नहीं देख पाएगा। मैंने उसका पीछा किया कि वहाँ क्या है और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उन दो ईंटों के नीचे उसने जूते वाला डिब्बा रखा हुआ था और उस जूते वाले डिब्बे के अंदर उसने वो सारे तोहफे रखे थे जो शायद कोई लड़का ही लड़की को दे सकता है। वो उसको युवराज ने दिए थे। इसका मतलब कि मामला बहुत आगे निकल चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये बात मुझे मेरी बहुत बड़ी चोट की तरह मुझे महसूस हुई और मैंने अपनी माँ से कह दिया कि कुसुम की शादी करवा दें। मैं उससे गुस्सा नहीं करना चाहता था, मारना पीटना नहीं चाहता था। उसकी शादी हो जाती तो ये बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती, क्योंकि युवराज के साथ तो शादी करवानी नहीं थी। युवराज के हाथ में कोई नौकरी नहीं थी, वो 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और उसके साथ वो किसी की बेटी को पालने के काबिल नहीं बन सकता था। और वैसे भी मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी बहन की शादी कभी नहीं करता और उसके साथ वो किसी की बेटी को पालने के काबिल नहीं बन सकता था। जिसने मेरी बहन के साथ चक्कर चलाया था, मेरी ही नाक के नीचे मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की, ये बात मेरी आत्मसम्मान पे लगी थी। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया था। मेरी माँ ने कहा कि तू पागल तो नहीं हुआ? अरे इसकी अभी शादी की उम्र कहाँ है? तो मैंने कहा कि अच्छी भली शादी की उम्र है, पुराने ज़माने में इतनी उम्र की लड़कियों की शादी करवा दी जाती थी। मेरी माँ कहने लगी कि हाँ, लेकिन वो तो पुराना ज़माना था, अब कहाँ ऐसी उम्र में शादियाँ होती हैं। लेकिन किसी से बात करेंगे तो वो भी आगे से बात सुनाएंगे। मैंने कहा कि कोई बातें नहीं सुनाएगा। आपको नहीं पता कि आजकल लोग कम उम्र की लड़की के लिए मरे जाते हैं और फिर देखने में भी इतनी खूबसूरत है। अच्छा रिश्ता मिल जाएगा 1 महीने के अंदर। जो तेरी पत्नी हमेशा मुंह बनाकर रखती है, कहीं घर से ननद को निकालना तो नहीं चाहती? अरे वो इसको क्या कहती है, वो तो इसका ख्याल ही रखती है। लगता है तेरी पत्नी ने तेरे कान भरे हैं कि पहले घर से नंद को निकाल, फिर अपनी माँ को निकाल, तभी उसने बना के रखा है ताकि बाद में वो इस घर में खुशी खुशी रहे। मैंने कहा कि इसमें मेरी पत्नी महिमा की कोई राय नहीं है, मैं ये खुद कह रहा हूँ आपसे। बस आप मेरी इस बात पर ध्यान दें
और अगर आपसे रिश्ता तलाश नहीं होता तो मैं खुद कोई रिश्ता तलाश कर लेता हूँ। आप बस शादी की तैयारी करें और इस लाडो रानी को भी कह दें कि उसकी शादी हो रही है। मेरी माँ ने कहा कि अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो मुझे जल्दी जल्दी में अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी का फैसला नहीं करना। मैंने कहा कि रिश्ता अच्छा ही होगा, फिक्र ना करें। मैंने रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और मुझे रिश्ता भी मिल गया था। जब ये बात महिमा को बताई तो उसने कहा कि अभी तो कुसुम की उम्र नहीं है। मैंने कहा कि तुम बीच में नहीं बोलो, बस मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। वो चुप हो गई और उसने कहा कि ठीक है, आपके घर का मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए। मैं उस मामले में ऐसा उलझा कि मैंने महिमा की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया कि वो आजकल क्या सोचती है, क्या करती है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस अपनी दुनिया में थी। और सही बताऊं तो एक मर्द होने के नाते मुझे वो सब लगने लगा कि शादी हो गई तो क्या हो गया। कौन सी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई है जिसको वो पसंद नहीं करती। मैं अच्छा भला नौजवान हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ, मुझे बात करने की तमीज़ है, मैं कोई बददिमाग आदमी तो नहीं हूँ, तो फिर क्यों मुझसे ये दूर दूर रहती है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मैं भी चिढ़ गया था और इसके प्रॉब्लम को मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, अपना ख्याल भी नहीं रखती थी और हर टाइम रोती रहती थी और हर टाइम परेशान रहती थी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बहन के लिए परेशान था। हमारे ख़ानदान में एक लड़की थी जिसने भाग के शादी कर ली। मैं नहीं चाहता था कि कल को हमारी इज्जत खराब हो। हम लोगों ने सिर्फ इज्जत ही कमाई थी, वरना हमारे पास था ही क्या। मिडिल क्लास लोग ही थे हम लोग, दुकानदारी से अपना घर चलाते थे। मैंने अपनी बहन के लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। दूसरी तरफ युवराज भी मुझसे काफ़ी दिनों से नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि उसे तो खबर मिल गई होगी कि उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है। उसे वैसे शर्म नहीं आई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करते हुए। उसने मेरी छोटी सी बहन को अपने पीछे पागल कर दिया। इस किस्म का आदमी था वो। मैं तो उसे अच्छा भला इंसान समझता था, लेकिन उसने ये क्या किया। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर और अभी मैं उसका गिरबान नहीं पकड़ना चाहता था। रिश्ते वालों के घर मैं और मेरी माँ ही गए थे, ना तो महिमा को लेकर गए और ना ही कुसुम को। वहाँ जाकर लड़के को देखा तो लड़का ठीक ठाक था, मेरी ही उम्र का था, लेकिन सर पे बाल नहीं थे और सर के बालों को हमने क्या करना था। वो लोग काफ़ी अमीर थे, हम सबसे भी ज़्यादा अमीर थे। उन्होंने कहा कि दहेज का हम क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जगह ही नहीं है। हर कमरे में बहुत ज़्यादा सामान था। हमें लड़का पसंद आ गया और हमने कहा कि आप भी अब हमारे घर आकर लड़की देख सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी लड़की सबको दिखाते फिरें। जब हमें लड़का ही नहीं पसंद आएगा तो हम लड़की क्यों लोगों को दिखाए। लेकिन अब हमें आपका बेटा पसंद आ गया तो आप भी आ सकते हैं और हमारी बेटी को देख सकते हैं। वैसे हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उन्होंने कहा कि हमें भी खूबसूरत बहू चाहिए। बाकी इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। नौकर चाकर है, सामान है, घर भी अपना है और 2 घर और भी हैं हमारे। मेरी माँ भी बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि तुमने सही कहा था, कम उम्र लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। ये क्या 24-25 में जाकर शादी करनी है। जब बच्चे होते हैं तो 30 की औरत 40 की लगने लगती है। बेटा तूने बिल्कुल ठीक किया। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का था। वो लोग भी एक दिन आ गए और कुसुम ने हंगामा खड़ा कर दिया और कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, अभी तो मेरी पढ़ाई अधूरी है। तो हमने कहा कि तेरे बस फाइनल पेपर ही रह गए हैं, इसके बाद तेरी पढ़ाई ख़त्म और तुझे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे पढ़ लिख कर करना ही क्या है। आजकल तो लोग पढ़ाई से भागते हैं। तू तो खुश हो जा। जब वो लोग उसे देखने के लिए आए तो वो चुप करके बैठी थी, क्योंकि इससे पहले माँ का एक थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ चुका था। इसीलिए उसने कोई बात ना की। उन लोगों को तो कुसुम एक झटके में पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल हमें तो ये लड़की पसंद है, बस बात पक्की करते हैं। उसकी माँ ने कहा कि हम तो साड़ी भी लेकर आए थे। लाल साड़ी कुसुम के हाथ पर रख दी और हाथ पर शगुन के पैसे रख दिए और कहा कि बस बात पक्की हो गई, अब शादी की तारीख तय करनी है। वो आप लोग किसी दिन हमारे घर आ जाएं तो उसकी तारीख भी तय कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग सादगी से करेंगे। मेरी माँ ने कहा कि अब तो बस घर वाली बात है। कुसुम वहाँ से उठकर चली गई। सब ये समझेंगे कि शर्मा रही है, लेकिन असल में मुझे पता था कि क्यों उठकर गई थी। अगले दिन मैं मिठाई का डिब्बा लेकर युवराज के घर चला गया।
उसे ये इशारा भी तो देना था कि अब तो पीछे हट जा भाई, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा कि मिठाई किस खुशी में, लगता है तेरे यहाँ कोई बेटा या बेटी आने वाला है, इसका मतलब मैं चाचू बनने वाला हूँ। मैंने दिल में सोचा कि हाँ चाचू तो तू बन ही जाएगा, लेकिन शुक्र है कि तू मेरे बच्चों का फूफा नहीं बनेगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, उसकी मिठाई भी तुझे खिलाऊंगा रे, उसकी मिठाई तो पूरे शहर में बांटूंगा मैं। वो अपनी कुसुम है ना, उसका रिश्ता तय हुआ है, बहुत अच्छे लोगों से हुआ है, एक लौता बेटा है उनका, बहुत अच्छे लोग हैं। युवराज की शक्ल पर लिखा था कि इसको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इससे तो मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। उसके मुंह से बस 2 लफ्ज़ निकले, और वो भी बड़ी मुश्किल से, कि मुबारक हो। और मिठाई भी उसने ऐसे पकड़ी कि जैसे मिठाई नहीं, उसके अंदर जहर है। इसके लिए तो जहर ही था ना। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था कि बिना किसी के मुंह पर थप्पड़ मारे उसको कैसे शर्मिंदा करते हैं। अगर मैं उसके साथ लड़ाई करता, झगड़ा करता तो बात आगे निकल जाती, लेकिन ये तरीका भी बुरा नहीं था। मैंने अपनी बहन की शादी पक्की कर दी, और अब उसे पता चल गया कि वो दूध में से मक्खी की तरह निकल भी चुका है और ज़मीन पर गिर भी चुका है। मैं खुश हो गया और वहाँ से वापस आ गया। जब घर आया तो मेरी पत्नी ने पूरा कमरा उठाकर रखा था और बीच में ऐसे बैठी थी जैसे उसने 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है और उसकी वो इन्वेस्टमेंट टूट गई है। मैंने कहा कि ये क्या हाल बना रखा है तुमने, महिमा पागल तो नहीं हो गई? तो कहने लगी कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है, कोई मेरे दिल की बात नहीं सुनता। आज आपकी माँ ने भी मुझे बातें सुना दी, कल आपने भी, और मम्मी पापा भी कह रहे हैं कि अभी तक औलाद नहीं आई, तो तेरे इस घर में पाँव कैसे पक्के होंगे? कहाँ से आएगी औलाद? नहीं करनी मुझे इस घर में पाँव पक्के। वो बोलते जा रही थी और मैंने उसे कहा कि चुप करके ये सारा सामान उठाओ और इस कमरे को साफ करो। तुम्हें पता है ना कि मुझे बिखरे हुए कमरे में बैठने की आदत नहीं है। उसने कहा कि आपको कमरे की पड़ी है, यहाँ पर मैं बिखरी पड़ी हूँ। मैंने कहा कि ये किताबी बातें मेरे साथ नहीं करो। पता नहीं कौन से घटिया नॉवेल से तुमने ये सारी बातें पढ़ी है और अब तो मुझ पर अप्लाई कर रही हो। अपने आप को कौन सी हीरोइन समझ रही हो जिसकी ज़बरदस्ती शादी हो गई? अगर शादी हो गई तो हो गई, शादी तो वैसे भी होनी थी। या तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और था तो बता दो। वो इसी बात से चिढ़ती थी कि मैं यूं उसे किसी दिन इस बात का ताना ना दे दूं, और आज मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं हुआ। उसने कहा कि देखा, आप भी यही समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और था। मैंने कहा कि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, कोई भी यही समझेगा, बल्कि मुझे तो पहले ही दिन ये समझना चाहिए था। तुम अपनी हरकतें तो ठीक करती नहीं, फिर लोगों से उम्मीद रखती हो कि वो तुम पर भरोसा भी करे। मेरा सर मत खाओ, घर में खुशी का माहौल है, इसको शोक का माहौल बनाने की कोशिश मत करो। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। मैंने ये सब बातें बड़े गुस्से से और चिल्ला चिल्ला के की थी, अभी आपको तो बड़े आराम से बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर जब मैं बाथरूम से वापस निकला तो वो सारी चीज़ें उठा रही थी और अभी भी रो रही थी, पर मुझे उसको देखकर चिढ़ हो रही थी। ऐसी पत्नी किसी को अच्छी लगती है जो हर टाइम रोती रहे, डिप्रेशन में बैठी रहे, कभी कमरे को बिगाड़ दे, कभी अपनी हालत बुरी रखे, अपने पति के पास ना आए, उसको पति का दर्जा ना दे। ऐसी औरत से तो इंसान 2 दिन में चिढ़ जाता है। पर हमारी शादी को तो 6 महीने होने वाले थे, अभी तक उसके डिप्रेशन ही खत्म नहीं हो रहे थे। मुझे तो यकीन था कि लगता है उसकी ज़िंदगी में कोई और मर्द था, इसी के साथ बैठकर वफा निभा रही थी और इसी तरह के ड्रामा कर रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फ़िलहाल मेरा सारा फोकस कुसुम की शादी पर था। जब तक उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई, जब रात हुई तो मुझे उसके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आईं। जब मैं उठकर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था, वो सो रही थी और मैं बड़ा परेशान हुआ कि कहीं युवराज तो नहीं आया, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, और वैसे भी मैंने तो किसी औरत की आवाज़ सुनी थी। सुबह चाय की टेबल पर मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा, कुसुम खुश नहीं है उस रिश्ते से, अभी शादी नहीं करना चाहती, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। मैंने कहा कि अपने पति से कहेगी कि अगर उसे आगे पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा देगा, हम तो सिर्फ उसकी शादी ही करेंगे। मेरी माँ कहने लगी कि एक ही एक बेटी है मेरी, और अगर वो खुश ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, तू सच सच बता दे, तुझे तेरी पत्नी ने कहा है ना ये सब करने के लिए? मैंने कहा कि महिमा ने नहीं कहा, मुझे आपकी कसम है, मैं खुद ही ये सब कर रहा हूँ।
मैंने अपनी माँ को कुछ पैसे दिया और कहा कि ये कुछ पैसे लीजिए और जाइए आप कुसुम को शॉपिंग करवाइए। जब लड़कियों की शादी होती है तो वो सबसे ज़्यादा शॉपिंग पर खुश होती है। उसे उसकी पसंद की सारी चीज़ें लेकर दीजिए, जो कहती है उसको लेकर दीजिए, वो खुश हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, ये बात भी तू ठीक कह रहा है, शादी से तो सभी डरते हैं। अरे मैं तो घबरा गई थी जब तेरे बाप से मेरी शादी करवा रहे थे। चल मैं आज ही उसे शॉपिंग पर ले जाऊंगी। लेकिन पता नहीं क्यों बेटा मेरा दिल नहीं मानता। बेचारी रोती रहती है, रात को भी रो रही थी, मेरे साथ बैठी थी, मुझे कह रही थी कि कुछ करें, आप तो मेरी माँ हैं। मैंने भी उसे डांट दिया। फिर हमें ऐसा लगा कि तू इस तरफ आ रहा है तो हम लोग जाकर सो गए, क्योंकि नहीं तो रात को घर में तमाशा बन जाता और तेरी पत्नी तो मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं आएगी, मुझे सभी तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने उन्हें कहा कि हाँ, आप ही को खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। मेरी माँ ने कहा कि ये कौन सी तबीयत खराब है कि मूड खराब है। मूड खराब होना तबीयत खराब नहीं होता बेटा, इसे कुछ समझा। अब ये घर इसे संभालना है। अगर वो तेरे कंधे पर बंदूक रख चला रही है और कुसुम को इस घर से निकाल रही है तो इसके बाद तो सारी जिम्मेदारी वैसे ही उसकी हो जाएगी। उससे कहे कि ज़रा हाथ पैर संभाल के बैठे। बार बार मेरी माँ यही कहती थी कि सब कुछ महिमा का किया धरा है, पर मुझे पता था कि उसने इसमें तो कोई बात ही नहीं की। वो तो अपनी ही तकलीफ़ों में उलझी हुई है, इसीलिए मुझे बुरा नहीं लगता। वैसे भी मैं ऐसा मर्द नहीं था कि मैं औरत की अकल पर चलता। जब शादी का दिन नज़दीक आया तो कुसुम मेरे पास आई। मैंने कहा कि क्या बात है, कुछ चाहिए तुम्हें? तो कहने लगी कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी मदद करें। उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं सर झुकाया हुआ था, मैं उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। मैंने कहा कि क्यों नहीं करना चाहती तुम ये शादी? तो कहने लगी कि मैं पढ़ाई। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसकी बात काट दी। मैंने कहा कि पढ़ाई, तुमने जितनी पढ़ाई की है और जितनी तुम्हें पढ़ाई की फिक्र है ना, इसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई किसको कह रही हो, वही पढ़ाई जिसमें तुम तोहफे ले रही थी, उससे छुप छुप के मिल रही थी, ट्यूशन के बहाने उसके साथ डेट मार रही थी, उसको तो नहीं पढ़ाई कह रही हो? कुसुम की शक्ल ऐसी निकली कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शादी होगी और इसी तारीख पर होगी जो मैंने रख दी है। मेरे से और किसी फैसले की उम्मीद ना रखना तुम। वो वहाँ से रोती हुई चली गई और मैंने ये सोचा कि मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। लड़के वालों ने कहा कि हम लोग ये शादी सादगी से करना चाहते हैं। शादी मंदिर में होनी थी और सब लोग वहीं पर पहुंच गए। उनका घर मंदिर के पास ही था। मेरी माँ और मेरी बहन पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि लड़की को तैयार भी होना था और सारी तैयारी भी करनी थी। लेकिन मैं घर आया तो अपनी पत्नी को लेने आया था। मैंने उससे कहा था कि आधे घंटे में तैयार हो जाना, मुझे घर से कुछ सामान उठाना है और सामान भी उठा लूँगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। बस फिर हम वहीं पर चले जाएंगे। फिर वहाँ तो शाम को वापसी होगी। लेकिन जब घर आया तो कमरे के अंदर का माहौल देखकर मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मुझे उबकाई आने लगी, क्योंकि महिमा इस दुनिया में नहीं थी। उसने खुदकुशी कर ली थी और वो डिप्रेशन का शिकार थी। डिप्रेशन में ये सब कुछ होना बहुत आम सी बात होती है, लेकिन इंसान को पता तब चलता है जब देर हो जाती है। उसने एक छोटा सा लेटर छोड़ा था जिसमें लिखा कि बस दिल भर गया इस दुनिया से। मैं फूट फूट के रोने लगा। मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं कहाँ जाऊँ। जब मुझे बाहर युवराज नजर आया, मैंने युवराज से मदद मांगी। उसने मेरी मदद की और वो भी हैरान रह गया। एक बार जैसे लगा कि मेरे दिल में लगी की राह खुली है। मैं वहाँ से ऐसा भागा कि वो भी हैरान रह गया। मैं फ़ौरन उस तरफ गया जहाँ पर मेरी बहन बैठी थी। पंडित भी आ चुका था। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ही इंतज़ार कर रहे थे कि शादी की रस्म शुरू करें। मैंने कहा कोई शादी नहीं होगी, नहीं करना मुझे अपनी बहन का रिश्ता इस जगह। चलो, मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कुसुम का भी। वो लोग भी हैरान रह गए कि हुआ क्या है, बताओ तो सही कि क्या हुआ है। मैं अपनी बहन और माँ को लेकर वहाँ से वापस आ गया और उन लोगों को कहा कि हमें आपके साथ रिश्ता नहीं करना। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। जब वो लोग घर आए तो महिमा को देखकर उनके भी दिल टूट गए। उसके बाद मैं अपनी बहन के पास गया और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मेरी पत्नी की भी किसी ने ज़बरदस्ती शादी करवाई थी और वो डिप्रेशन का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। मैं तेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रहा था। कल को यही फंदा अगर तेरी गर्दन में होता
मेरी ज़बान रुक गई। मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो मेरी बीवी के साथ हुआ वो मैं अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। तेरी शादी युवराज से ही करवाऊंगा, तू फिक्र नहीं कर, तेरा भाई है तेरे साथ। मैंने अपनी बहन की मंगनी युवराज से कर दी और उसे कॉलेज में दाखिला लेकर दे दिया। उसने 2 साल में जब कंप्लीट कर लिया तो फिर हम लोगों ने उसकी शादी करवा दी। युवराज बहुत अच्छा इंसान था, मेरी बहन से मोहब्बत करता था। अगर मैं उसकी ज़बरदस्ती शादी करता तो कल को वो भी महिमा की तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती। ये तो मेरी किस्मत थी कि महिमा मेरी ज़िंदगी में नहीं रही, लेकिन मैंने अपनी बहन को इस मुकाम पर जाने से पहले बचा लिया। पर महिमा मेरे लिए एक पछतावा बनकर आज भी मेरे दिल में ज़िंदा है और हमेशा रहेगी। काश कि ये मैंने उसको समझाकर उसकी बात सुनी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।